नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकिरण क्षेत्र। आज बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट के बारे में। पहली लिस्ट लगभग 48 घंटे के अंदर जारी हो जाएगी, लेकिन कुछ संभावित नाम बाहर आ चुके हैं। सुबह से इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। कल रात को दिल्ली में एक बहुत ही मैराथन मीटिंग हुई, जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, अलग अलग वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद रहे और यह निकल के सामने आया कि कुछ लोगों का टिकट कट भी सकता है। किस तरह के लोगों का टिकट कटेगा? लगभग 60 से 70 सांसदों का, जो वर्तमान सांसद, उनका टिकट कट सकता है। उम्र दराज सांसदों का टिकट भी कट सकता है। कुछ नए लोगों को मौका मिल सकता है और कुछ वीआई सेलिब्रिटीज को भी मौका मिल सकता है। तो किस तरह के लोगों को मौका मिलेगा इसके अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया मीटिंग में, या पहली लिस्ट जारी करने से पहले किस तरह की मंत्रणा हुई, या किस तरीके से इसके ऊपर एक विचार विमर्श हुआ पहली लिस्ट के अंदर, और कौन किसको टिकट मिल सकता है, इस पे कयास लगाए जा रहे थे। और उसमें कुछ लोगों के नाम निकल के सामने आए। जैसे लखनऊ से राजनाथ सिंह को मौका मिला है, बनारस से मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, और गोरखपुर से रवि किशन चुनाव लड़ेंगे। अगर हम अपने नोएडा की बात करें तो यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा को मौका मिला है। ये नाम निकल के सामने आया था। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने इसकी जानकारी दी थी लखनऊ से। एक बार फिर लखनऊ से हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़ेंगे फोन लाइंस पर, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए और इस पर पूरी विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी नेता प्रवक्ता रीता देओल मौजूद रहेंगी। और ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जो एक नारा दे रही है इस बार 400 पार, और जो इस बार सर्वे आए हैं उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 50% से भी पार जा सकता है। पिछली बार 37.76 के आसपास था। तो 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इस बार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, ये हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो आखिरकार क्या वजह है वोट परसेंटेज बढ़ने की, और किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है? गाजियाबाद में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है, हवन हो चुका है, ये सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। जनरल वीके सिंह ने पूजा पाठ कर लिया है, लेकिन पहली लिस्ट में उनका नाम अभी सामने निकल के सामने नहीं आया। तो इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अमित सिंह से बात करते हैं। अमित सिंह, क्या रिपोर्ट है अब तक की लखनऊ से? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो है दिल्ली में बैठक चल रही थी, और बैठक की बात करें तो आज की जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही थी कि जो आरएलडी चीफ है उनकी जो है आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। फिलहाल बैठक की बात करें, जिस प्रकार से उनको जो है 24 चुनाव के लिए 2 सीटें देने की बात की जा रही थी, फिलहाल उसका मंथन आज दिल्ली में होना था। फिलहाल कुछ समय बाद शायद उनकी बैठक भी शुरू हो जाएगी और लगातार इस पर चर्चा होंगे, वो कौन से प्रत्याशी होंगे उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन लगातार जिस प्रकार से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार बैठक कर रही है, और जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो लगातार जारी होती हुई जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वाराणसी से लड़ेंगे, लखनऊ से अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह का नाम आ गया। ऐसे 15 जो प्रत्याशी हैं उनके नाम जो है सामने आ चुके हैं, और पहले भी हमने बताया था और आपने भी वो विस्तार पूर्वक बताया है। और फिलहाल देखा जाए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, और देखा जाए पार्टी कार्यालयों में इसकी लगातार सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। जो पार्टी के बड़े नेता है वो भी जो उत्तर प्रदेश पार्टी कार्यालय लखनऊ में है वहां पर भी जो आ रहे हैं, और वहां पर भी पूरी 24 चुनाव की रणनीति तय की जा रही है। जी चलिए, फिर ये रहा रीता देओल, आप किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है और क्या तरीका है, थोड़ा आप जरूर बताएं, किस तरीके से हो रहा है उम्मीदवारों का चयन? हेलो जी अजय जी, देखिए इस वक्त शीर्ष नेतृत्व में हमारे माननीय मोदी जी हैं, जो एक भारत की सरकार चला रहे हैं, और भारत की सरकार यानी इस वक्त जनता की सरकार है। हमारे माननीय मोदी जी ने एक बहुत साधारण तरीका चुना। हमने जनता की आवाज मांगी गई।
कि जनता आज क्या चाहती है। एक सर्वे किया गया नमो ऐप के जरिए कि आपके क्षेत्र के सांसद, आपके क्षेत्र के पार्षद, आपके क्षेत्र के विधायक काम कर रहे हैं, आप उन्हें जानते नहीं जानते, क्या उनके काम से संतुष्ट है, उसके बेस पे उनकी रेटिंग भी ली गई जी। तो ये वो सरकार नहीं है, ना सपा की है ना कांग्रेस की, जहां परिवारवाद है कि परिवार का बेटा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई जानता है नहीं जानता है, उसका क्षेत्र में कोई परिचय है भी कि नहीं है, लेकिन टिकट मिलेगी मिलेगी क्योंकि वो एक बड़े नेता का रिश्तेदार है। यहाँ पे जो काम करेगा, जो जनता के द्वारा पसंद किया जाएगा, जो जनता को अपने कामों से संतुष्ट करेगा, उसको टिकट देगी। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और ऐसी हमारी माननीय मोदी जी की मंशा है। तो हमें अपने शीर्ष नेता पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उन सभी चीजों को ध्यान पे रखते हुए जो भी टिकट अभी तक निश्चित करी हैं और आगे भी उन्हीं बातों को ध्यान के रखते हुए, जनता की मंशा को समझते हुए आगे टिकट दी जाएगी। जी, तो यानी कि नमो ऐप पे तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही गए होंगे, उन्होंने बताया होगा तीन लोकप्रिय नेताओं के नाम मांगे गए थे। अगर हम देखें तो गाजियाबाद में तो जैसे गुटबाजी निकल के सामने आई थी, तो डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जनरल वीके सिंह और तीसरा नाम भी कोई ना कोई रहा होगा। तो अब लेकिन जनरल वीके सिंह तो पहले ही कह चुके थे कि भाई मुझे तो प्रॉमिस कर दिया है मोदी जी ने, तो टिकट तो मुझे मिलेगा, तो कहां से फिर वो पारदर्शिता रह गई? नहीं अजय जी, फिर आपको पूरी सूचना नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये जो नमो ऐप है वो कार्यकर्ताओं ने नहीं भरा है, कार्यकर्ताओं ने जनता से भरवाया है। जगह जगह लोगों के बीच जाकर छोटी छोटी बड़ी बड़ी जहां जितने लोग मिल सके वहां पे बैठकें करी गई हैं, जनता को जोड़ा गया है, लोगों से निवेदन किया गया है कि आप इस नमो ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो भी मतलब योजनाओं की जानकारी भी उसमें है, साथ में ही उसमें जो सर्वे है आप उसको अपनी स्वेच्छा अनुसार जैसा आप महसूस करते हैं सरकार के कार्यों को लेकर और आपके क्षेत्र के नेता को लेकर, आप उस तरह से नाम दीजिए। तो मतलब हमने तो यहाँ तक लोगों को कि अगर आप ऐसा इंसान जिसको मिले लेकिन आपकी नजर में अगर वो चुना जाता है तो आपको लगता है वो आपके क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, तो आपको उसको दीजिए। किसी बड़े नाम की ना तो किसी ने सिफारिश करी है, ना किसी बड़े नाम को लेकर एक कैंपेन चलाया गया। जनता पूरी तरीके से स्वतंत्र थी कि वो अपने चाहे हुए नेता को नाम भर सकती है उसमें, और ऐसा ही किया गया। कार्यकर्ताओं ने लोगों के द्वारा भरवाया है, मतलब जानकारी दी है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने नहीं भरा है। कार्यकर्ताओं को भरना होता तो उसके लिए इतनी बैठकें करने की जरूरत नहीं थी। एक बार हमारे शीर्ष नेता सूचना आती और लोग भर देते घर बैठे हुए, तो इतनी बैठकें करने की आवश्यकता क्या थी? तो बैठकें इसीलिए की गई है जनता के बीच में जाके कि जनता की आवाज शीर्ष नेता तक पहुंचा, क्योंकि माननीय मोदी जी का बिल्कुल साफ संदेश है कि जो करेगा वो रुकेगा। चलिए ठीक है, जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार जो है 6 सीटें आपने जो है अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ी हैं, जैसे आरएलडी के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं, निषाद के लिए 1 सीट छोड़ी है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए भी आपने 1 सीट छोड़ दी है। बाकी अपना दल जो है उसके लिए भी आपने 2 सीटें छोड़ दी हैं। तो 74 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ओबीसी वालों की टिकट तो पक्की है, तो ये कुछ पहले से माइंडसेट कर लिया है कि भाई ओबीसी वालों टिकट नहीं कटेगी, बाकी लोगों की टिकट कट जाएंगी? देखिए, फिर मैं उसी बात पे कहूंगी कि अगर उस क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पे ओबीसी के लोग हमारे ज्यादा हैं और वहां पे ओबीसी के नेता को पसंद किया जा रहा है और जनता ने वो आवाज दी है, तो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर जनता ने वहां के नेता को नकार दिया है, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर उसने नकार दिया जनता ने, तो उसको मुझे लगता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व को टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी है, जनता को प्राथमिकता दी है, उसके बेस पे ही टिकट का वितरण किया जाएगा। जी, अमित सिंह, अभी तक जितनी टिकट आई है आप देख रहे हैं कि वो सारे लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में। कहीं ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नाम आया है कि जो आप ये कह सके कि अरे उसका तो इतना विरोध था, पार्टी ने फिर भी टिकट दे दी। तो अभी तक नाम आए हैं जनता के लोकप्रिय लोग हैं और आगे भी ऐसा ही पार्टी हमारी सोच करेगी। ठीक है, अमित सिंह, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता बता रही हैं कि जनता ने चुना है नमो ऐप के जरिए, तो ये जितने भी संभावित नाम आए हैं, ये जो डिक्लेयर हो गए 15 नाम, ये सभी जनता द्वारा ही है, ऐसा कुछ है या कुछ और भी है? आपके पास सूचना हो तो। देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए पब्लिक के बारे में, हाँ पहले ये नमो ऐप का था कि उनको प्रत्याशियों को क्लियर होगा क्योंकि उस पर नाम दिए गए थे, चिन्हित किया गया था।
लेकिन फिलहाल पब्लिक को इतना ज्यादा इसकी जानकारी रहती नहीं है फिलहाल नामों की। और जिस प्रकार से देखा जाए जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इनको चुनाव और भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए कह रहे 80 पार हो जाएगा, जिसमें 74 जो है सीटें जो भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ेगी। और विपक्ष की बात किया जाए तो 6 सीटों पर जो विपक्ष या माफ कीजिएगा जो इनके सहयोगी दल है वो भी। लेकिन जिस प्रकार से जो इनके सहयोगी दल है उनमें जिस प्रकार से भी राजभर का मैं खुद बयान सुन रहा था तो राजभर का ओपी राजभर का बयान जो आया था कि वो दिल्ली में बैठक हुई है, सीटें के लेकर क्लियर किया जा रहा है कि हमको एक सीट दी जा रही, लेकिन ना तो उनको बैठक में बुलाया गया है ना उनको बैठक की भी किसी तरह की जानकारी है। तो कैसा इनका वो है बैठक है, तो बैठक में जो सहयोगी दलों को नहीं बुलाया जा रहा। फिलहाल RLD उनको बुलाया जा रहा है बैठक में, जयंत चौधरी को, लेकिन राजभर का देखा जाए तो राजभर का बयान लगातार इस चीज को लेकर आ रहा है कि बैठक में उनको नहीं बुलाया गया, उनको ये भी नहीं जानकारी दिल्ली में बैठक किस चीज की हो रही है। चलिए खैर, रीता जी हमारे संवाददाता कह रहे हैं पब्लिक को इतनी जानकारी नहीं थी नमो ऐप की। हमने यहाँ पर गाजियाबाद के एक राष्ट्रवादी जनसत्ता दल से भी पूछा कि आपको जानकारी थी क्या नमो ऐप की। बोले अगर हमें जानकारी होती तो पूरा त्यागी समाज एकजुट होकर कह देता हमें नहीं चाहिए। जनरल VK सिंह और महेश शर्मा, बताइए। देखिए, जानकारी तो आप भी जानते हैं कि 100% जानकारी, कोई भी जानकारी 100% लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकती। कम से कम हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा एक ऐप जनता की आवाज सुनने के लिए बनाया तो गया। इससे पहले की सरकारों में तो जनता की कोई वैल्यू ही नहीं थी। एक प्रधानमंत्री, एक नेता थोपा जाता था, टिकट दे दी, पार्टी लोगों को वोट देना है नहीं देना है, धर्म जाति के बेस पे देना तो दे दीजिए, काम की कोई वैल्यू नहीं थी। कम से कम मैं अभी भी मानती हूँ कि देखिए हर व्यक्ति तक पहुंचने में समय लगता है। हम मानते हैं कि अभी भी कुछ लोग छूटे होंगे, लेकिन 100% के बेस पे नहीं। लेकिन अगर हम 70% लोगों तक पहुंचे, 60% लोगों तक पहुंचे, अगर 60% लोगों में से 70% लोगों ने, 80% लोगों ने किसी को चुना है, तो एक वो प्रो डेटा बेस होता है जिसके बेस पे हम एक डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं, हमारी जब इतने लोगों की आवाज ये आ रही है तो उसके बेस पे फैसला लिया जाता है। और रही कि किसी VK सिंह के बारे में कहना या हम किसी भी नेता के बारे में कहें, तो माननीय VK सिंह की हम बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। हर किसी का कोई ना कोई एक विरोधी हो सकता है, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उनके कार्यों के आधार पे उन्हें आगे टिकट दी जानी है नहीं जानी। इस पे कोई भी व्यक्ति विशेष, भाजपा का कोई भी इस पे टिप्पणी कर नहीं सकता। सांसद जी ने अपने क्षेत्र में काम किया है, कुछ लोग इसको नकारते हैं, कुछ लोग इसको नहीं नकारते हैं, लेकिन अब ये शीर्ष में तय करेगा कि वाकई में जनता नमो ऐप पे यहाँ जितने लोगों ने भी भरा है तो क्या VK सिंह का नाम उसमें गया है या नहीं गया है, तो उसके बेस पे फैसला किया जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए ना, आगे VK सिंह को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो समय बताएगा मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो आपको जाना, अगर मिल जाएगा तब भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर मिली है तो इसका मतलब उन्होंने जनता को अपने कामों से खुश किया है। जी, तो जिस तरीके से ये लिस्ट जारी हो रही है, जैसे रवि किशन का नाम आया दूसरी बार, और एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल नाम भी आया है रीता जी, अजय कुमार मिश्रा टेनी, लखीमपुर खीरी से, किसान वाले मामले में जो उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, जीप चढ़ा दी थी, किसान आज भी उस पर अपना न्याय मांग रहे हैं। तो पार्टी ने किस तरीके से देखा इसको, या ये भी लोकप्रिय नेता है और वो चाहे कुछ भी कर दें, या इनके बेटे वाली एलिगेशन से पब्लिक को फर्क नहीं पड़ा? ये मान के चलें कि नमो ऐप के जरिए लोगों ने कहा नहीं नहीं यही सही है और पब्लिक जो है किसानों के विरोध में चली गई। देखो, सरकार कभी भी किसानों के विरोध में नहीं है। आज भी सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए हैं। कुछ एक मुद्दे हो जाते हैं जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी आती है, उसको भी एक न्यायिक व्यवस्था के जरिए करा गया है। लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ कि वहां पे उस टिकट में लोगों ने क्या अपनी राय रखी है, उस क्षेत्र के लोगों ने क्या, मैं उस क्षेत्र से बिल्कुल पूरी तरीके से जुड़ी नहीं हूँ, तो मैं नहीं कह सकती कि नमो ऐप में क्या डिसीजन गया है उसमें। लेकिन हाँ, अगर उस क्षेत्र के लोगों ने उनको पसंद किया है, वहां से उनके लिए कहा गया होगा, तो उसी के बाद उनको टिकट मिली होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी क्षेत्र से किसी व्यक्ति का बहुत विरोध किया गया और फिर उसको टिकट दे दी गई, क्योंकि पार्टी भी समझती है कि जिसका विरोध हो रहा है, अगर हम उसको टिकट देंगे तो हम सीट खो देंगे। तो पार्टी भी ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि हम किसी ऐसे भी आदमी को टिकट दे दें जिसका विरोध हो और फिर हम सीट हार जाए। पार्टी उस स्थिति में नहीं है। अगर हमने 400 पार का संकल्प लिया है हमारी पार्टी ने, तो बहुत सोच समझ के हमें टिकट वितरण भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनता आज की तारीख में जनता बहुत समझदार है। आज युवा बहुत चीज देख पा रहा है, डिजिटल इंडिया है, आपको छुपा के नहीं कर सकते। पहले के इलेक्शन होते कि पता ही लगता था, बस ये है
कि जिसको कमल का फूल पसंद है उसने वोट दे दिया, जिसे पंजाब पसंद है उसने वोट दे दिया, उसे पता ही नहीं कि प्रत्याशी कौन है। आज वो समय नहीं, आज प्रत्याशी पता होता है, उसके काम भी पता होते हैं कुछ काफी हद तक, तो उसके बेस पे दिया थी। तो पार्टी ने 400 पार का संकल्प लेके अगर एक एक टिकट दे रही है तो बहुत सोच समझ के दे रही, नहीं तो एक बार में वितरण हो जाता। आप बाकी पार्टी में देखिए ना कैसे, मतलब आए दिन इस बात के झगड़े पड़े कि एक सीट पे 4 लोग लड़ने वाले। यहाँ पे बहुत सोच समझ के कि कहाँ किसको टिकट दी जाए, पार्टी के सारे समीकरण देखे जाते हैं, व्यक्ति का काम देखा जाता है, उसका अपने क्षेत्र में प्रभाव देखा जाता है जी, और जनता का विश्वास लेने के बाद ही किसी को टिकट दी जाती है। और उस पर मैं ये नहीं टिप्पणी कर सकती कि उनको क्यों दी गई, विरोध है कि नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे जरूर भरोसा है कि हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं जनता के हित को देख के ही लिया गया होगा। बिल्कुल, यानी इससे एक बात समझ में आती है, चाहे जो भी हो, लेकिन अजय कुमार मिश्रा टेनी का जो है अपने क्षेत्र में एक प्रभाव है, होल्ड है, वो अभी डिगा नहीं, इसीलिए पार्टी ने उनको दोबारा मौका दिया, लोकप्रिय नेता हैं। बाकी चुनाव के बाद पता चलेगा कितने लोकप्रिय नेता हैं, कितने वोटों से जीत कर आते हैं, लेकिन पार्टी ने भरोसा जताया है जो अभी लिस्ट के आधार पर है। महेश शर्मा का यदि जिक्र करें तो ये तो काफी कंट्रोवर्शियल नाम रहा श्रीकांत त्यागी की वजह से, और त्यागी समाज ने काफी विरोध किया महेश शर्मा का। उम्मीद की जा रही थी कि शायद पार्टी त्यागियों की नाराजगी को दूर करने के लिए टिकट काट देगी महेश शर्मा का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजय जी, अगर हमारी पार्टी किसी का टिकट किसी एक जाति को लेकर काटेगी तो आप इसका इम्पैक्ट समझते क्या होगा कि हम जातिवाद सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच सिर्फ एक है कि सारे समाज को जोड़ रखना। हमें त्यागी हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, हमारे पार्टी में हर किसी को बराबर सम्मान दिया जाता है। और सब मिला के जिसका वोट सबसे ज्यादा, जिसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा, उसके आधार पे दिया जाएगा। किसी एक व्यक्ति विशेष को किसी जाति के बेस पे अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर तो वही जो दूसरी पार्टियां कर रही है कि जाति में बांट के डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम है, वही भारतीय जनता पार्टी में लागू हो जाएगा। लेकिन पार्टी इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं करना चाहती है कि हम किसी व्यक्ति, एक विशेष जाति को देख के काम करेंगे, हम व्यक्ति को देख के काम करेंगे। और हमें भरोसा है इस बात का कि जनता भी धीरे धीरे इस जातिवाद से ऊपर आ जाएगी। अगर कोई हमारा कोई तैयारी चला कर कोई व्यक्ति हमारा भाई से उठा भी है तो थोड़े दिन बाद उस चीज को समझेगा कि नहीं, समाज में हमें जुड़ के चलना है, चाहे किसी भी जाति हमारा ही भाई बंधु है। अगर वो जनता के लिए काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जी अमित सिंह, जिस तरह से ये टिकट का बंटवारा हो रहा है और जो आप वहां पर हैं लखनऊ में, तो क्या सुगबुगाहट है वहां के जो लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, क्या जातीय समीकरण पे कुछ चर्चा हो रही है कि किस तरह की जाति समीकरण बनाई गई है इस बार? तो देखिए, देखा जाए जिस प्रकार से चुनाव नजदीकी है, किसी आचार संहिता लगने वाली है और 24 चुनाव की सभी राजनीतिक पार्टियां जो है फुलजोर तैयारी करने में लगी हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी मूड बना रखा है कि क्या करना है 24 चुनाव में। लेकिन देखा जाए पब्लिक की बात करें तो उसे तमाम मुद्दों को लेकर घेरती भी नजर आ रही है। चाहे हम महंगाई के मुद्दे की बात कर लें या फिर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बात कर लें, तो तमाम मुद्दों को लेकर जो है घेरती हुई जरूर नजर आ रही है। हम अगर पार्टी कार्यालयों की बात कर लें तो पार्टी कार्यालय में भी लगातार प्रत्याशियों की भी जो है लगातार लिस्ट सामने निकल कर आ रही है। तमाम वो प्रत्याशी भी हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब इस जो पहले से प्रत्याशी वहां लड़ा था उनका टिकट जो है कटने वाला है, तो तमाम उनका भी होड़ लग रहा है कि वो भी लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार अपना करना शुरू करते हैं क्योंकि उनको टिकट मिल जाएगा, तो वो भी लगातार जनता के बीच में पहुंचते हुए जरूर नजर आ रहे थे। अब वो पार्टी कार्यालय में भी उनका लगातार दौरा देखने को मिला, पार्टी कार्यालय में बैठ रहे हैं क्योंकि उनको टिकट मिल सके। लेकिन जनता की बात करें, क्योंकि जनता इस बार ऐसा कुछ है, मैं भी पब्लिक के बीच में जाता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जनता भी अब खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि जनता को क्या करना है वो मूड खुद ही बना रखी है। और 24 चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और समय भी ज्यादा दूर नहीं, वो तो एकदम किसने क्या किया है, कितना अच्छा काम किया है, कितना बेहतर काम किया है, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है और आने वाले समय में इनको दिखा देगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा काम किया है या फिर अन्य सरकारों ने क्या काम किया, उसको देखने का और वक्त ही बताएगा क्या सबसे अच्छा वाला है। रीता जी, पब्लिक है, सब जानती है, हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं पिछली बार आपके 353 सीटें थी इंडिया अलायंस की और 37.76 का वोट परसेंटेज था। इस बार आप 400 पार का नारा दे रहे हैं और जो सर्वे आए हैं उसके अनुसार 370 आपकी सीटें आ सकती हैं और 50% से ज़्यादा वोट परसेंटेज हो सकता है। वोट शेयरिंग आपका बढ़ रहा है इंडिया के अंदर।
तो ये खुशखबरी आपके लिए कि वोट शेयरिंग बढ़ रहा है, आपका सीटें भी बढ़ रही हैं, लेकिन 400 पार, खैर ये एक है। तो ये जो आपने कहा नमो ऐप के जरिए सब कुछ हो रहा है, तो और इसके अलावा और कोई मापदंड है आपकी पार्टी में, और कोई पारदर्शिता रखी गई है टिकट बंटवारे को लेकर? अजय जी, टिकट बंटवारे को लेकर देखिए ये बहुत शीर्ष स्तर की बात है, उसमें मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, जिस भी हर क्षेत्र में आप जानते हैं भाजपा का कार्यकर्ता हर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो हमारी जगह जगह पे अपनी पार्टी की बहुत बैठकें चलती रहती, कार्यकर्ताओं की इतनी योजनाएं हैं जिसपे कार्यकर्ता काम करते, तो मतलब बेस लेवल से, चाहे बूथ से लेके हो गया, शक्ति केंद्र से लेके हो गया, ऊपर तक सूचनाएं जाती हैं, जिले से क्षेत्र में, तो सूचना जाती है कि कहाँ क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है। तो पार्टी के पास ऊपर तक पूरी सूचना होती है कि इस क्षेत्र में, इस जिले में ये व्यक्ति काम कर रहा है। और आजकल डिजिटल मीडिया बहुत प्रभावी है, आपको पता ही है, जो काम करता है वो तुरंत फेसबुक पे अपडेट करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर ही रहा है। तो उसके जरिए से, क्योंकि जो हमारा जैसे नमो ऐप है, एक सरल ऐप भी लॉन्च हुआ है, तो सरल ऐप में भी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं और बहुत सारे काम आते रहते हैं पार्टी की तरफ से, उसमें जितने नेता भी हैं, मतलब आप चाहे सांसद जी हो, माननीय वीके सिंह हो, चाहे हमारे माननीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हो, या और भी क्षेत्रीय अध्यक्ष, सबको उनके काम सुनिश्चित के बहुत छोटे लेवल पे, मतलब बूथ स्तर पे भी सांसद जी को जाना पड़ता है। आप ये समझिए, एक छोटी सी कॉलोनी, छोटी सी गली में भी उनका कार्यक्रम लगा दिया जाता है और वो जाते हैं। तो और उसके बाद वो सारी फोटो अपलोड होते हैं सरल ऐप के माध्यम से। तो पार्टी को बहुत पारदर्शिता से दिखाई देता है कि कौन से सांसद की, कौन से विधायक की ड्यूटी कहाँ पे लगाई गई थी, और वो छोटे से कार्यक्रम में भी उपस्थिति दर्ज की है कि नहीं की है। तो किसी को किसी से पूछने की भी आज की तारीख में जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनली क्रिएट किए हैं, पार्टी को सूचना मिलती है। तो एक वो माध्यम भी बहुत बड़ा पार्टी ने अंदर इंटरनल सिस्टम भी क्रिएट कर दिया है कि कोई, मान लो मैं सपोज यहाँ पे काम कर रहा है और दूसरा नेता नहीं चाहता कि उसे काम का पता लगे, लेकिन अगर वो काम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपलोड कर रहा है, तो पार्टी के मुख्यालय में उसकी सूचना है कि उस व्यक्ति ने अपने काम को किया है, तो कोई इसके काम को छिपा भी नहीं सकता है। तो किसी की, इंसान के कार्य और लोकप्रियता दोनों को आज की तारीख में छिपाया नहीं जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा टूल जो है हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिससे हर कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ता है और मतलब पारदर्शिता भी आ जाती है। दूसरी कि देखिए, आप दूसरी पार्टियों को देखिए, इससे पहले जब होता था तो आप देखिए, आप सपा, अगर एक बार सपा आप नाम लीजिए तो आपके दिमाग में आएगा इसका वोट बैंक कौन है। कांग्रेस आपके तुरंत दिमाग में आएगा इसका वोट बैंक है, और उस वोट बैंक में आपके दिमाग में तुरंत जाति आ जाएगी। लेकिन जब आप भाजपा की बात करते हैं तो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं जी। कभी ये नहीं कहते हैं कि बात हो रही है जाटो समाज की, बात हो रही है त्यागी समाज की, बात हो रही है ठाकुर की, बात हो रही है ब्राह्मण की, कभी ये बात नहीं आती है। बात ये आती है, देश की बात आती है। और जब माननीय मोदी जी का आप कभी भी भाषण सुनिए, माननीय योगी जी का उत्तर प्रदेश में आप भाषण सुनिए, हमेशा उन्होंने जो काम किए हैं उनका भाषण उस पर शुरू होता है। कभी वो किसी जाति पे भाषण अपना शुरू नहीं करते, कभी अपना उनका जो वक्तव्य है कभी किसी जाति पे शुरू नहीं होता। वो हमेशा जनता को अपने कामों से, जो उन्होंने काम किए उसको गिनाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि यही एक तरीका है अच्छी राजनीति की तरफ बढ़ने का, अच्छे समाज। क्योंकि देखो, आज कोई नेता अच्छे काम करके जाएगा तो अगर दूसरे को जीतना है तो उसे पता है कि इससे अच्छा काम करना है। तो अल्टीमेटली किसी भी पार्टी को दोबारा आने के लिए माननीय मोदी जी को अगर टक्कर देनी है तो उसे कहीं ना मोदी जी से अच्छा काम करके देना पड़ेगा। तो अंत में भला किसका है? जनता का है। तो अगर बात काम पे होती है तो जनता का भला है, अगर बात जाति पे होती है तो जनता का हमेशा नुकसान है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपस में ही बैरभाव बढ़ता है। चलिए, तो एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि पार्टी और ये भी एक पारदर्शिता का तरीका है कि भाई लोग किस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी, कुछ नामों पर डिस्कस कर लेते हैं आपसे। रीता जी, बड़े चर्चित चेहरे हैं और आपकी पार्टी का जो है ना, बॉलीवुड से प्रेम खत्म नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि वो ऐसे लोगों को लेकर आ जाते हैं, इधर दीदी भी ले आती हैं पश्चिम बंगाल के अंदर फिल्मी सितारों को। इस बार आप लेकर आ रहे हैं, कंगना रनौत को टिकट दे रहे हैं, अक्षय कुमार का भी नाम आ रहा है इस बार, और खेल के मैदान से जो है युवराज सिंह का भी नाम आ रहा है कि आप युवराज सिंह को भी टिकट दे रहे हैं इस बार। और अक्षय कुमार को तो पूर्वी दिल्ली या चांदनी चौक से लड़ाएंगे। चाइना का फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, चाइना टू चांदनी चौक, ऐसे कुछ करके, है ना। तो ये मतलब ये कौन से सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या हैं ये, कौन, मतलब ये आप हर हाल में जीतना है, मतलब लगता है कि ये जिताऊ लोग हैं, इनको जिता के ले आइए। युवराज सिंह का तो समझ में आता है, लेकिन कंगना रनौत और अक्षय कुमार समझ में नहीं आए हमारे। अरे जी, अभी तक सोचा है
आपने सुना है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी, आपको भी पता है, जब टिकट आ जाए तब आप मानिएंगे टिकट आ गई। मैं भी मानती हूँ, जब तक हमारे पार्टी में बिल्कुल क्लियर है, कोई भी नेता ये नहीं कह सकता मेरी टिकट आ गई, क्योंकि अंत तक पार्टी किसको टिकट देने वाली है वो कभी किसी को बताया नहीं जाता, ठीक है। और चर्चाएं तो सबकी होती है, और देखो चर्चा होना अच्छी बात है ना, तभी तो पता लगता है भाई, जिसकी चर्चा होती है तभी पता लगता है कि इसकी चर्चा है। तो जिसकी चर्चा होती है उसका विरोध शुरू हो जाता है तुरंत, उस समय ही पता लगता है कि ये व्यक्ति कितना कंट्रोवर्शियल है। तो अच्छी बात है, 8-10 लोगों को, 15 लोगों को हम तो कहते हैं अच्छी बात है, पार्टी में चर्चा में आने दीजिए, तो जनता का भी रुख पता लग जाता है। लेकिन टिकट किसकी आएगी ये बाद में पता लगेगा। अंत में जिसके हाथ में टिकट होगी वही भाजपा का प्रत्याशी होगा। और वो टिकट, मैं फिर आपसे कहती हूँ कि वो पार्टी हमारी टिकट जनता के हित को ध्यान में रखते ही देगी। अगर आप, मैं एक एग्जांपल पकड़ती हूँ, अगर आपको लगता है कि अक्षय कुमार की टिकट आएगी तो आप ये मान लीजिए कि उनकी लोकप्रियता, उनके कार्यों को पसंद किया गया होगा कहीं ना कहीं किसी तरीके से, इसीलिए आएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए, किसी भी व्यक्ति की टिकट उसके कार्यों पर निर्भर करेगी। ठीक है। जैसे अमित सिंह, जिस तरह से बताया जा रहा है, रवि किशन भी हैं गोरखपुर से, और मनोज तिवारी दिल्ली से भी चुनाव लड़ेंगे, फिर एक अक्षय कुमार का भी नाम है और कंगना रनौत का भी नाम है, इधर युवराज सिंह का भी नाम है। ये वो पहली लिस्ट में संभावित नाम है जो वीआईपी लिस्ट कहा गया है। तो आखिरकार क्या गणित आपको समझ में आ रहा है, क्या होने जा रहा है, और यूपी से और कौन कौन से नाम आ सकते हैं, बड़े नाम? देखिए, जिस प्रकार से रवि किशन की हम बात कर लें, मनोज तिवारी की बात कर लें, या फिर तमाम वो जो फिल्म जगत से आते हैं उनकी बात कर लिया जाए, तो कहीं न कहीं उनकी खुद की एक ऐसी टीआरपी, और भारतीय जनता पार्टी को जो कहीं न कहीं 400 का पार वाला आंकड़ा जो दिखाना है, कहीं न कहीं उनकी खुद की टीआरपी है। और वो अगर पब्लिक के बीच में जाएंगे तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से रवि किशन को लाना और मनोज तिवारी को लाना, और पहले जीत हासिल कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं इनकी एक अलग फिजा है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इनको, इन दिग्गजों को सामने उतारा जाएगा तो जीत निश्चित है, जीत ही लेंगे। और जिस प्रकार से देखा जाए, अक्षय कुमार और कंगना रनावत का, युवराज सिंह का नाम आ रहा है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खबरें जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, सूत्र बता रहे हैं, नाम चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। फिलहाल अभी जानकारी तो कुछ ऐसी है नहीं, क्योंकि जो लिस्ट आ रही है उस पर भी ऐसा कुछ है नहीं, और पार्टी से भी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही इनके नाम को लेकर। फिलहाल क्या अपडेट होता है तो जिस प्रकार से बैठक के लिए, बैठक के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 400 वाला आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम करती नहीं नजर आ रही, क्योंकि इन लोगों को लाना, फिर उतारना, मैदान में लाना, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए कहीं कहीं बड़े कड़ाके की टक्कर जो जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि अक्षय कुमार के सामने अगर लड़ाएंगे अक्षय कुमार को लाना, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर विपक्ष के लिए जरूर हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए जरा, ये रायबरेली से किसी का नाम आ रहा है निकल के? रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा? क्योंकि अमेठी से तो स्मृति ईरानी का नाम क्लियर है, रायबरेली से कौन है बीजेपी की तरफ से? देखिए, रायबरेली की बात किया जाए तो बीजेपी ने अभी किसी का नाम सामने नहीं निकाल के सामने कौन आएगा। और रायबरेली सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी सीट मानी जाती है, और गढ़ माना जाता है कि भारतीय जनता कांग्रेस का गढ़ है, और रायबरेली या फिर अमेठी या वही क्षेत्र कांग्रेस का माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन से कोई चेहरा सामने नहीं आएगा, जो अखिलेश और कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी नाम की बात करें तो नाम भी क्लियर नहीं निकल के सामने आ रहा है। फिलहाल जरूर इसकी बैठक हो रही होगी, समीक्षा हो रही होगी, कौन सा जो है कैंडिडेट यहाँ पर उतारा जाए, क्योंकि जो है बात दिया जा सके, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस की ही सीट हमेशा निकलती है। ठीक है, रीता जी, रायबरेली से किसको लड़वा रहे हैं इस बार? क्योंकि मनोज कुमार पांडे, मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी, आप में शामिल होकर ऊंचाहार से जो विधायक थे, और उम्मीद की जा रही है कि शायद रायबरेली से लड़ें, क्योंकि रायबरेली से ही आसपास के क्षेत्र से काफी सारे विधायक टूटकर जो है आपकी तरफ आए थे इस बार, जिन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग की थी। अजय जी, मतलब अब तक तो आप ही ने बताया किसको कहाँ से टिकट मिल रही है, कहाँ से कौन प्रत्याशी आ रहे, तो रायबरेली आप ही बता दीजिए, क्योंकि मैंने तो आपसे बार बार यही कहा कि भाजपा है। टिकट तो किसकी आएगी ये बहुत अंत में ही पता चलेगा। जब तक लिस्ट नहीं आती, जब तक ओपन नहीं होता, तब तक किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना बेकार है। चर्चा तो बहुत लोगों की होती है, तो रायबरेली भी उनमें से ही एक है। और मुझे लगता है कि टिकट किसकी आएगी सबसे पहले मुझे मीडिया वाले ही बताएंगे, शायद आप ही फोन करके बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, कि वो किसी के ना दबाव में आते हैं, ना किसी की सिफारिश सुनते हैं, वो सिर्फ ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो जीत सकता है, जिताऊ कैंडिडेट। इसीलिए 400 पार का इस बार नारा है।
और कहा जा रहा है लगभग 60 से 70 सांसदों का टिकट भी कट सकता है और वयोवृद्ध नेताओं का भी टिकट कट सकता है। तो इस बार के जो गणित है वो थोड़ा सा अलग है और वही हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नमो ऐप पर ही डिपेंड है या कुछ और भी है, जिससे कि हमारे दर्शकों को पता चल सके। नमो ऐप पे एक आप सब जानते हैं कि नमो ऐप पे सर्वे लिया गया है, वो एक टूल बनाया गया आम जनता के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। देखो मैंने आपसे फिर कहा ना कि कोई भी चीज 100% लोगों तक नहीं पहुंचती है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है। तो भूपेंद्र चौधरी की यदि देखिए होते हैं कि रीता जी, भूपेंद्र चौधरी की यदि कार्यशैली की बात की जाए या बीएल संतोष की कार्यशैली की बात की जाए तो किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया, कैसे किया? थोड़ा टिकट बंटवारे में या उम्मीदवार के सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों की, तो कैसे रखा इन लोगों ने, कुछ बताएं आप। देखिए अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है टिकट बंटवारे को लेके कि किसकी भूमिका रहेगी, क्योंकि इस बात बहुत पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। 400 पार मतलब 400 पार चाहिए। दूसरी बात, एक इससे पहले वाले भी इलेक्शन में भी हमसे यही बात कही गई थी कि किसी व्यक्ति को भाजपा के नाम का यूज करके टिकट नहीं मिली। ठीक, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप जनता के लिए काम कर सकते हो, आपने जनता के लिए काम किया है और आप जनता के लिए काम करोगे। जब तक पार्टी को इस बात पे यकीन नहीं होगा, पार्टी किसी को टिकट नहीं देगी। स्पष्ट है, मोदी जी का बहुत स्पष्ट है, हमको ना तो जातिवाद चाहिए ना तो हमें परिवारवाद चाहिए। हम इन दोनों चीजों को दरकिनार करके, इसीलिए किसी की सिफारिश नहीं चलती, क्योंकि सिफारिश किनकी आती है, कहीं ना कहीं जातिवाद या परिवारवाद से संबंधित होगी, तो आम जनता के लिए तो किसी की सिफारिश पहुंचने वाली नहीं है। तो मोदी जी किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, इसीलिए रातों रात किसी की भी टिकट, किसी ने किसी की सिफारिश पर किसी का नाम लिख दिया, लेकिन अगर वो चीज समझ नहीं आ रही है तो नाम कट भी जाते हैं। तो इसी वजह से पार्टी में कभी सुनिश्चित नहीं हो पाता कि आखिरकार टिकट किसकी आने वाली है जी। लेकिन ये बात बिल्कुल पारदर्शिता से मैं कह सकती हूँ कि नमो ऐप, सरल ऐप और कार्यकर्ताओं की आवाज और जनता की आवाज और क्षेत्र का विकास जो दिखता है, जैसे कि हमारे पास में सूचनाएं पहुंचाते हैं हमारे मीडिया जी, तो इन सब के जरिए जो टोटल सूचना पहुंचती है उसके आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं और शीर्ष नेता तो उसके आधार पर ही फैसले लेके किसी को टिकट वितरण करेगा जी। यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड बना है उसके आधार पर ही टिकट वितरण होगा। बिल्कुल। और जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 2 साल से पार्टी इसके ऊपर काम कर रही थी और 2 साल का पूरा लेखा जोखा हर सांसद का हर सीट वाइज तैयार किया गया, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। उसके आधार पर ही जो है उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा और किसका कट जाएगा। 2 साल का ये जो है एक काम रहा भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें उसने तय किया कि क्या करना है और एक एक नेता की, एक एक सांसद की जो है उनके पास पूरी जानकारी है। इसीलिए कहा जा रहा है, इस बार बीजेपी ने कहा और एनडीए अलायंस ने कहा इस बार 400 पार। तो इस बार वो कितनी सक्सेस उनको मिलेगी ये तो खैर अब चुनाव में पता चल जाएगा। और जैसा कहा जा रहा है कि लगभग 50 दिन का समय मिलेगा चुनाव प्रचार करने का। तो 50 दिन काफी है आपके हिसाब से या थोड़ा कम है या ज्यादा है? हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार है, आप कल इलेक्शन करा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के दिन के लिए इंतजार नहीं करती, क्योंकि वही बात है ना, जिनको जो काम करते हैं, काम करने के लिए 50 दिन बहुत कम होते हैं। चलिए तो अब जब हमें पता है कि इलेक्शन काम के बेस पर जीतना है, तो जिन्होंने तैयारी करनी थी वो कर चुके हैं, वो अपने क्षेत्र में काम कर चुके हैं। जिन्हें सिर्फ कैंपेन करनी है उनके लिए 50 दिन कम भी पड़ सकते हैं और बहुत कम पड़ सकते हैं, मैं बताऊं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए कल भी तैयार है, तो कल भी करा दीजिए। हमने 400 पार का आंकड़ा दिया है और हम 400 पार जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। अमित सिंह, जिस तरह से खबर आ रही है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? कुछ है सुगबुगाहट? देखिए, जिस बार उनकी बात की जाए तो कहीं न कहीं वो बैठक कहीं से नहीं करती हुई नजर आ रही, ना कोई 24 चुनाव को लेकर उनकी तैयारी देखने को मिल रही। मैं भी जब उधर पार्टी कार्यालय से निकलता हूँ, उनके सामने से देखता हूँ, वहाँ पर कुछ निकम सन्नाटा छाया रहता है। ना कोई पन के कार्यकर्ता आते हैं, ना कोई नेता नजर आता है। फिलहाल कहीं न कहीं 24 चुनाव में कहा था हम अकेले लड़ेंगे पूरी तरह से जो है, लेकिन न तो कुछ ऐसा दिख रहा है, नजर आ रहा। जिस प्रकार से एक चीज मैं बात करूंगा, अभी हाल ही में एक क्षेत्र में मैं गया था, मोहनलालगंज जो है क्षेत्र है, क्योंकि लखनऊ में 2 संसदीय क्षेत्र हैं, तो मोहनलालगंज लखनऊ। तो मोहनलालगंज की बात करें तो यहाँ सांसद कौशल किशोर है। जो मैं पब्लिक के बीच में गया था लोगों को जानने के लिए कि आखिर इनका क्या विकास कार्य रहा, तो जब पब्लिक के बीच में गया, क्योंकि जो इनके बूथ अध्यक्ष हैं
उनका ये कहना है कि मैं पब्लिक के बीच में जाने के लिए नहीं तैयार हूँ, पब्लिक के बीच में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उनका कोई विकास कार्य बिल्कुल जीरो रहा। और उनकी बात किया जाए क्योंकि जिस क्षेत्र में उन्होंने विकास काम की बात किया जाए, महिला डिग्री कॉलेज का जिक्र किया था, और वो 2 बार सांसद रह चुके हैं मोलागंज से, और मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाओं की बात किया जाए तो बिल्कुल इनका जीरो विकास कार्य रहा। पब्लिक लगातार कहती है कि जब इनको अगर टिकट दिया जाएगा तो इनको हम चुनाव में बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे कि तुमने जो विकास किया उसी का नतीजा तुमको सामने देखने को मिल रहा है। पब्लिक लगातार ये पब्लिक के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, पब्लिक के बीच में कभी आते नहीं है। और देखा जाए बिल्कुल अगर रास्ताओं की बात करें, जो किसान है वो रास्ताओं को लेकर, जो जर्जर रास्ता है उनको लेकर आंदोलन करना पड़ रहा, बैठना पड़ रहा है। अभी हाल ही की बात करें तो मैं किसानों के बीच में पहुंचा था, और किसानों की बात करें तो वो 100 दिन से अधिक धरने पर बैठे थे, तब वो रास्ता बना था। तो कहीं कि विकास कार्य उनका जीरो रहा। लेकिन ये कहते हैं कि नमो ऐप के जरिए 2 साल से जो है लिस्टों के किया जा रहा था, किसको उतारा जा रहा था, क्या ये लोग थे या किसानों के बीच में जा रहे थे? क्या किसानों को इसके बारे में, नमो ऐप के बारे में पता है कि उनकी डीआरपी क्या है, उन्होंने कितना विकास काम किया? क्या उस नमो ऐप के जरिए लोगों को बताया जा सकता? तो ये सोचने वाली बात है। जी ठीक। खैर, भारतीय जनता पार्टी की पहली वीआईपी लिस्ट, यानी कि उसमें बड़े नाम, बड़े चेहरे आने वाली है, और कुछ संभावित नाम बाहर आ चुके हैं जिस पर हमने चर्चा की। तो जैसा रीता देओल कह रही हैं कि एक पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम है जो काम करता है, और सभी सांसदों का पिछले 2 साल के काम के आधार पर पल पल की जानकारी इकट्ठी की गई और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया, और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है कि कौन सा उम्मीदवार जिताऊ है और कौन सा उम्मीदवार जो है उसका टिकट कट जाएगा और क्यों कटेगा। ये सब कुछ जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ है, क्योंकि पार्टी इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेगी, और उसका नारा है अब की बार 400 पार। राजकीय रण क्षेत्र में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे बातचीत होगी राजकीय रण क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है, कौन कौन से नाम होंगे इसके अंदर, और विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन, उसकी क्या रणनीति रहेगी, और सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए किस तरीके से चलता है। जैसे हमने आपको उत्तर प्रदेश का बता दिया, 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, 6 सीटें उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप राजकीय रण क्षेत्र।